नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रेनिशा चेनानी हैं जो ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड है। साथ ही हमारे साथ है राजीव कपूर है, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड है, और बिटूपन मजूमदार है जो bmazumdar.com के टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। और ये कॉलर शो है तो आपको सवाल पूछने का भी तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप हमारे नंबर 9619873567 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पूछे गए, आपके भेजे गए व्हाट्सएप पे सभी सवाल हम अगले आधे घंटे तक शामिल करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सोने और चांदी को लेकर, जहां आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 49,100 रुपये के आसपास सोना और चांदी में भी करीब 300 रुपये की मजबूती है। रेनिशा जी, क्या लग रहा है सोने में जो तेजी मोमेंटम बना हुआ है पिछले 1-2 हफ्तों से, क्या 50,000 का लेवल मुमकिन है इस हफ्ते? हेलो, गुड आफ्टरनून। जी, मुझे लगता है जिस तरह से गोल्ड का सेंटीमेंट है 10-15 दिनों से काफी चेंज हो चुका है। पहले न्यूट्रल सेंटीमेंट था, अभी ग्रेजुअली गोल्ड इज क्रॉलिंग अप एंड कमिंग इनटू स्पॉटलाइट, और ये सेंटीमेंट जो है अभी पॉजिटिव बन रहा है। भले ही हमने देखा है कि इंटरनेशनली ईटीएफ की होल्डिंग्स जो है इस साल 300 टन जितनी हमने आउटफ्लोज देखे हैं, बट वो कॉम्पनसेट हुई है सेंट्रल बैंक बाइंग से, जो सेंट्रल बैंक्स ने अराउंड 360 टन का बाइंग किया है इस बार। एंड मुझे लगता है तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कंटिन्यू रखेंगे। ज्वेलरी डिमांड हमने काफी अच्छी देखी है इस बार। अक्टूबर में जिस तरह से नवरात्रि एंड दशहरा के टाइम पे गोल्ड की बाइंग हुई, एंड नवंबर में दिवाली धनतेरस की बाइंग हुई, एंड आने वाले 2-3 महीने जो वेडिंग सीजन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मुझे लगता है और अच्छी गोल्ड की बाइंग ज्वेलरी डिमांड देखी जाएगी। एंड देन फेब में चाइनीज न्यू ईयर है, सो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड के हैं गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है प्राइसेस शुड बी सपोर्टेड हियर। 49,000 जो है एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। मुझे लगता है इसके ऊपर सस्टेन करती है प्राइसेस तो 51,000 तक के भी टारगेट्स देखे जा सकते हैं 1-2 महीने में। इस हफ्ते में 50,000 कहना मुश्किल है, बट यस, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम 50,000 का लेवल जरूर देख सकते हैं गोल्ड में। चांदी क्या लग रहा है? चांदी भी 70,000 क्या अगले हफ्ते तक जा सकती है? हालांकि काफी दूर है, अभी 4,000 रुपए नीचे है। क्या आपको उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक चांदी 70,000 जाएगी? अगर जाएगी तो ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जो चांदी को ड्राइव करेंगे यहाँ से? ओवरऑल प्रेशियस मेटल पैक जो है 3 चीजों से ड्राइव हो रहा है। एक तो है जो इन्फ्लेशन, यूएस में हमने लास्ट वीक 6.2% आते हुए देखा, एंड उसकी वजह से हमने कई सारे फैक्टर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। देखा जाए तो रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो यूएस में नेगेटिव रहेंगे, अभी भी नेगेटिव है, आगे चल के भी नेगेटिव रहेंगे। भले ही टेपरिंग स्टार्ट हो जाए और भले ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, पर रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव रहेंगे, तो ये प्राइसेस को काफी सपोर्ट करेगा। एंड जिस तरह से इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है, जो हमें इन्फ्लेशन फॉरवर्ड स्वैप से पता चलता है, वो भी यही दर्शाता है कि आगे चल के इन्फ्लेशन जो है हायर लेवल्स पे रहेगा, तो ये भी प्रेशियस मेटल पैक को एक सपोर्ट देगा। और जिस तरह से फेड की बैलेंस शीट जो है वो $4.2 ट्रिलियन से बढ़ के $8.2 ट्रिलियन हो चुकी है पिछले 2 सालों में, एंड जो मनी सप्लाई ग्रोथ बढ़ के $20 ट्रिलियन हो चुका है। ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को बहुत ही सपोर्ट करते रहेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो जो हमने रैली पिछले साल देखी थी फिर नहीं देख पाएंगे, जरूर देखेंगे। एंड यहाँ से मुझे लग रहा है जो भी डिप मिले उस पर बाइंग करना चाहिए। सिल्वर की पर्टिकुलर लेवल्स कहूं तो ये 66,000 एक क्रिटिकल लेवल है। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 72,000 तक के लेवल्स फिर से देखे जा सकते हैं अगर प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन कर दी है तो। $25 का कॉमेक्स का जो रेजिस्टेंस है ये सस्टेन रहता है तो हम आगे चल के $29-30 भी देख सकते हैं। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मे बी न्यू हाई इन सिल्वर वी कैन सी। ओके, यानी चांदी में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। रेनिशा जी, आपके लिए एक सवाल भी आ गया है। एक कॉलर कोमल है दिल्ली से, इन्होंने चांदी 64,534 रुपए में खरीद रखी है। क्या करना चाहिए इनको? रेनिशा जी, आप क्या सलाह देंगे इनको?
ये जिस तरह से मैंने बताया कि डिप्स पे बाय करनी चाहिए चांदी एंड गोल्ड भी, तो 64,000 पे जो उन्होंने बाय किया हुआ, इट्स वेरी गुड लेवल। और भी अगर सपोज नीचे की प्राइसेस मिलती है तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मुझे लग रहा है सिल्वर अगेन 70,000 तक की लेवल टच कर सकता है। सो होल्ड ऑन एंड आप 2-3 महीने तक होल्ड करते हैं तो और अच्छा रहेगा। रेनिशा जी, आप बने रहिए, हमारे साथ दो और एक्सपर्ट है। बिटूपन, आपको क्या लग रहा है? 64,534 की बाइंग है, अगर ये कोमल अगर होल्ड करती है अपने पोजीशन को तो स्टॉप लॉस क्या लगा ले? देखिए, फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से अभी मैं फिलहाल बताता हूँ कि सिल्वर का जो तेजी तो बरकरार है। और फिलहाल क्या है, कल का अभी तो फिलहाल थोड़ा सा रेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। और इस रेंज में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई 700-800 रुपए का नीचे भी हो सकता है, 66,000 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो मेन प्रॉपर जो स्टॉपर्स है वो काफी नीचे होता है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जो बाइंग किया हुआ है 64,000, तो मैं प्रीफर करूंगा उनको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस को ट्रायल कर दूं तो आपका बनता है 65,500 के नीचे। और मैं नहीं मानता हूँ कि सिल्वर में या गोल्ड में तेजी खत्म हुआ है, तेजी रहेगा। और मेरे हिसाब से नीचे पे सिल्वर को भी बाय करना है, गोल्ड को भी बाय करना है। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को अच्छा खासा रेट मिल सकता है, 70,000 या 72,000। टाइम लगेगा लेकिन अच्छा खासा रेट आने वाला है। ओके, यानी 70,000 का लेवल मुमकिन सभी जानकारों को लग रहा है। राजीव जी, आप क्या सलाह देंगे सिल्वर पे? गुड इवनिंग विष्णु जी। मुझे भी लगता है कि चांदी में और सोने में जो है यहाँ से और तेजी बन सकती है। अगर चांदी की बात करें तो विष्णु जी कंसोलिडेशन फेस लग रहा है 66,000 से और 67,300 के बीच में। एक बार एक कंसोलिडेशन ओवर होगा तो बाजार ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ेगा। नीचे में बिटूबन जी ने जैसे बताया 65,500 का एक अच्छा लेवल है, वही एक स्टॉप की तरह यूज करना चाहिए। ओके, 65,500, यानी जो आप इनकी बाइंग की जो खरीद प्राइस है 64,534, तो आप उसके ऊपर का, ताकि आपके हाथ में जो प्रॉफिट लगा हुआ है वो ना जाए, तो आप अपने स्टॉप लॉस को आप बढ़ा लें और 65,500 के आसपास रख लें। रेनिशा जी, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो गोल्ड आपको कहाँ, अगर एक साल के लिए अगर कोई होल्ड करता है तो आपको कहाँ तक गोल्ड जाता दिख रहा है? क्या जो पुराना रिकॉर्ड था 56,200 रुपये के आसपास का, क्या वो रिकॉर्ड टूटता आपको दिख रहा है? यस डेफिनेटली, जिस तरह से मैंने फैक्टर्स की बात कही, कंटिन्यूटी में मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन जो कह रहे थे फेड के मेंबर्स की ट्रांजिटरी है, बट कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन 6-7 महीने से एक कंफर्ट जोन के ऊपर है। जो फेड चाहते थे 2-2.5% हो, उसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। जो भी 6% रिकॉर्ड हाई लेवल्स आ चुके हैं इन्फ्लेशन में, आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। एंड जितना टाइम ज्यादा इन्फ्लेशन हाई लेवल्स पे रहेगा तो इन्वेस्टर्स को एक एसेट चाहिए जो इन्फ्लेशन हेज की तरह यूज कर पाए। एंड वी ऑल नो दैट गोल्ड इज द बेस्ट इन्फ्लेशन हेज। तो ग्रेजुअली जो हम इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो इस मार्केट में नहीं आ रहे थे इतने टाइम से, ग्रेजुअली हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, ईटीएफ बाइंग आएगी। एंड एक तरह से सब तरह से फंडामेंटल्स टेक्निकल्स उभर के आएंगे। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड 2022 में हम बहुत ही अच्छा लेवल्स देख सकते हैं। एंड यस, यू सेड कि जिस तरह से एक साल का टारगेट कहूँ तो यस वी कैन ब्रेक प्रीवियस हाइज ऑल्सो। इंटरनेशनली तो मुझे लगता है कि वेरी सून वी कैन ब्रेक द न्यू हाइज। एंड ग्रेजुअली सब एक साल में यस पॉसिबल है, न्यू हाइज टूटना पॉसिबल है। ओके, एक साल में नया हाई फिर से बन सकता है। और चांदी में क्या लग रहा है, क्या चांदी 80,000 हो जाएगी एक साल में? एक साल तक नहीं, बट यस ग्रेजुअली वील सी सिल्वर भी वो लेवल्स $30 का जो इम्पोर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है, जो हमारे यहाँ पर 72-73,000 तक की लेवल आएगी अगर $30 टच होता है। $30 अगर क्रॉस होता है कॉमेक्स पर सिल्वर में, तो यस डेफिनेटली वी विल सी कि $4-5 का एक जंप मिल सकता है टेक्निकल बाइंग के थ्रू। तो वो प्राइजेस को यस डेफिनेटली 80,000 तक ला सकता है। Not maybe 1 year, 1.5 year, 2 years, but we'll see a good buying coming in silver too. ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में भी अच्छी तेज़ी लग रही है। हाँ, हालांकि टाइम फ्रेम लंबा हो सकता है, लेकिन तेज़ी की उम्मीद है। ग्रेजुअली अब जब भी गिरावट पे मौका मिले आपको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया रेनिशा जी, आपने वक्त निकाला और गोल्ड सिल्वर पर दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही पूरा एक आउटलुक भी समझाया कि किस तरह से आगे गोल्ड और सिल्वर पूरा बुलियन मार्केट रह सकता है। चलिए कुछ और सवाल कॉलर के सवाल ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर खरीदें या बेचें?
ये कॉपर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं और कॉपर में वापस से जाना चाह रहे हैं। बिटूपन, कॉपर में आज के लिए कोई कॉल है क्या? देखिए कॉपर में अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कॉपर में मेरा आउटलुक तो निगेटिव है, इंट्राडे भी है और शॉर्ट टर्म में भी। थोड़ा सा क्या हो रहा था कि थोड़ा सा पुल बैक आया था मार्केट में, और पुल बैक तो थोड़ा सा मार्केट में जनरली होता ही है। और ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि कॉपर में प्रोबेबली कॉपर 675 या 680 के लेवल के आसपास भी गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है, लेकिन धीरे से, ऐसा नहीं कि सडन सेल ऑफ आएगा। इंट्राडे में भी आपको कॉपर अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा पुल बैक में, क्योंकि थोड़ा सा जो सपोर्ट था वो उसने तोड़ दिया है। 725 27 के आसपास एक बार इंट्राडे पुल बैक मिलता है तो वो सेलिंग बनेगा। उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 715 के आसपास, जो है वो पर टारगेट रह सकता है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव में भी बेस मेटल्स में वीकनेस थोड़ा सा है जो शुरू हो रहा है अभी। जो डिमांड का कॉन्सर्ट है, डिमांड तो इतना खाप पिकअप नहीं हुआ अभी तक। सप्लाई का जो इश्यूज है, सप्लाई का इश्यूज काफी तरह से ऐसा लग रहा है कि रिजॉल्व हो रहा है। और कॉपर में नए से एक कोंगो में माइन का भी जो बात चल रहा है कि इट में भी कमिंग ऑनलाइन, तो इस तरह से लग रहा है कि थोड़ा सा जो रीबैलेंसिंग फेज शुरू हो रहा है कॉपर में। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि 670 650 आपको एक दो महीने में कॉपर नीचे दिख सकता है। तो फिलहाल सेल पे ही रहिएगा, कोई मेजर यहाँ से रैली शायद नहीं होगा कॉपर ओके, आपसे। यानी रैली की उम्मीद नहीं है यहाँ से। आपको अगर ट्रेड करना है तो बेचकर ही जाना चाहिए। हालांकि बेस मेटल्स के काउंटर में, सभी काउंटर में अब काफ़ी गिरावट दिख रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सोयाबीन पर नज़र डाल लेते हैं। सोयाबीन में भी आज काफ़ी तेज़ी है, 3 से 4% तक की तेज़ी दिख रही है। 6,125 रुपये के आसपास दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ नीरव देसाई है, जीजीएन रिसर्च के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नीरव, क्या लग रहा है आपको सोयाबीन की जो ये तेजी है? एक कॉलर का सवाल भी आया था, क्या 7,000 का लेवल दिख सकता है सोयाबीन में? आपको क्या लग रहा है, वापस से फिर वही तेजी, वही रफ्तार सोयाबीन पकड़ने की मूड में है? देखिए 6200 से 6250 के आसपास मार्केट अटकता दिख रहा है। अभी हाल पुरानी रफ्तार नहीं हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल तो क्रॉप हार्वेस्ट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। जब पिछली बार मार्केट 7,500 या उसके ऊपर गया था तो कंप्लीट ऑफ सीजन था, और लास्ट ईयर में हमने काफी बड़ा एक्सपोर्ट किया था डीओसी का। इस साल की सिचुएशन में अभी डीओसी एक्सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं है, क्रॉप भी लास्ट ईयर से बेटर है, और अभी ऑनगोइंग हार्वेस्ट सीजन चल रहा है। और इससे ज्यादा भी, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न्ड ऑन हाई प्राइजेज। गवर्नमेंट का काफी कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई भी कमोडिटी में प्राइस राइज आ रहा है, ऑयल सीड पल्सेस में, तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक्शन आता है। तो मैं ट्रेडरों को राय दूंगा कि यहाँ इस रिस्की जोन में नया लॉन्ग नहीं बिल्ड करना चाहिए, उल्टा कहीं लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए, एंड दे शुड वेट फॉर डिप्स टू कम टू अगेन बाय। आपको अगर ट्रेड किसी को करना है तो खरीदारी का ही वो ट्रेड बना सकते हैं। डिप में ही खरीदना है, लेकिन आपको खरीदारी करना है क्या? बेचने में ऐसा है, ठीक है, अगर आप बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6250 6300। उसमें आपको मार्केट जब कूल ऑफ हो तो आपको शॉर्ट का कवरिंग भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट ओवरऑल फंडामेंटली ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश अभी हाल इंडिया का नहीं लग रहा है, और ऑलरेडी मार्केट थोड़ा ओवरडन हो गया है हायर साइड पे। सोया तेल, क्रूड पाम तेल और सरसों, इन तीनों में कुछ पसंद आ रहा है? कहाँ ट्रेड करना चाहिए और कहाँ तेजी और कहाँ मंदी दिख रही है आपको इन तीनों में? सोया तेल में थोड़ा बाइंग अच्छा है। सोया तेल ओवरऑल अच्छा लगता है। उसमें जरूर मैं कहूँगा उसमें बेचने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं बनता है। या तो मार्केट थोड़ा डिप करे तो ले सकते हैं, और आई थिंक पाम में भी, सीपीओ में भी मंदी एक बार के लिए काफी आ चुकी है। तो 10-15 रुपए का अगर करेक्शन आता है तो थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। क्रूड पाम तेल का टारगेट आपका क्या होगा, अगर पोजीशनल किसी का व्यू है? अभी करंट भाव की बात करें तो 1134 रुपए पे है एमसीएक्स पर, और 1230 के आसपास में सोया तेल है। क्या सलाह देंगे, किस टारगेट के लिए वेट करना चाहिए? अगर खरीदना है तो कहाँ खरीदे और टारगेट क्या होगा? जी देखिए, ओवरऑल सोया ऑयल दिसंबर 1210-15 के आसपास में ठीक दिखता है। हायर लेवल पे स्पॉट को मैचिंग करने के लिए 1240 to 50 रेंज में मार्केट वापस से आ सकता है। और सीपीओ में भी अगेन यही है कि 1100-510 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट कुड बी गुड बाय। टारगेट्स अभी कहना डिफिकल्ट रहेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर एक तो इन्वर्स भी है, और अगर जो डिमांड इंडिया में खुली तो थोड़ा सा क्या है, इंडिया में डिस्पैरिटी है इंपोर्ट से, तो थोड़ा सा इंपोर्ट डिस्पैरिटी को मैचिंग करने के लिए 1145-50 तक
सीपीओ जा सकता है दिसंबर का। ओके, तो ये व्यू है क्रूड पाम तेल, सोया तेल और सोयाबीन पे। शुक्रिया नीरव, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और पूरे तेल तिलहन पैक पर अपनी राय दी। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है सोयाबीन में जिस तरह की तेजी पिछले एक आध हफ्ते से बन रही है, क्या इस तेजी को आप कहाँ तक जाते देख रहे हैं और ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? विश मोहन जी, जैसा नीरव जी ने बताया, बिल्कुल मेरा भी थोड़ा सा व्यू उनसे मैच करता हुआ ही है। 6200, 6250 और थोड़ा सा और हायर साइड पकड़ू तो 6400, ये मुझे लगता है यहाँ पर एक अपर बैंड की तरह एक्ट करेगा और वहां से एक बाजार एक सब्सटेंशियल करेक्शन भी ले सकता है। और थोड़ा सा देखिए मृत्युंजय जी, सॉरी विश्वमोहन जी, एक डर तो बना ही हुआ है ट्रेडर्स के मन में, क्योंकि जिस तरह से RM सीड और फिर चना, इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे रोक लगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि सोयाबीन और सोया ऑयल वगैरह इनमें अगर कोई बड़ी तेजी आती है तो सोयाबीन के कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई रोक लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी परिस्थिति में फिर ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं ट्रेड में, तो थोड़ा कॉशियसली जरूर ट्रेड करें और जहां तक हो सके हायर लेवल्स के आसपास बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करें और अपना प्रॉफिट बांध के रखें। ओके सर, एक सवाल है अनूप सिंह का, कॉटन पर राय जाना चाह रहे थे, क्या करना है कॉटन में? क्या लग रहा है कॉटन का आउटलुक चाहिए इनको? राजीव जी। विश्वमन जी, कॉटन ऑलरेडी काफी करेक्ट कर चुका है नीचे में। मुझे लगता है कि जो 31,000 30,500 का जो दाम है वो कॉटन के लिए एक अच्छा सपोर्टिव रोल की तरह प्ले कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा बाइंग सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट एक स्टॉप लॉस मैं सुझाता हूँ, स्टॉप लॉस से थोड़ा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 30,700 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं और एक बार एक रिकवरी दिख सकती है जिसमें बाजार 31,500 तक रिकवर कर सकता है। ओके, तो ये व्यू है सर। इसके अलावा एक और कॉलर मंजीत सिंह का है, ये मस्टर्ड सीड में जाना चाह रहे थे राजीव जी। मस्टर्ड सीड में आपको क्या लग रहा है? तेल तिलहन की बात हमने की भी और नीरव बता रहे थे क्रूड पाम तेल और सोया तेल में उनको तेजी लग रही है यहाँ से, तो मस्टर्ड में आप बता दीजिए क्या लग रहा है आपको? ये मस्टर्ड का वैसे तो कोई पोजीशन तो ले नहीं सकते हैं एक्सचेंज पर, बट मुझे लगता है कि जो स्पॉट मार्केट में भी जिस तरह से अब बुआई शुरू हो गई और बुआई भी का दायरा भी मस्टर्ड का बढ़ रहा है, इस दफा रकबा बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है जो अपर साइड है वो कैप ही रहना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी अब यहाँ से नहीं लग रही है मुझे होती है। ओके, तो ये व्यू है तेल तिलहन को लेकर। सर एक और सवाल आया है, नाम है इनका रिया है, ये चांदी में जानना चाह रही थी कि अगले 8 दिन में कहां तक भाव जा सकता है, ऊपर या नीचे? बिटूपन आपको क्या लग रहा है चांदी में 8 दिन में? मुझे तो लग रहा है देखिए थोड़ा रेंज होगा नीचे लेवल पे, और उसके बाद 68,000 के आसपास एक बार मार्केट जा सकता है। 68,000 का लेवल नीचे लेवल पे, यहाँ से 400-500 रुपए नीचे अगर करेक्शन होता है तो वहां पे बाय करना है थोड़ा सा। अगर मे बी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप 68,000 का टारगेट ले सकते हो इमीडिएट वाला 7-8 दिन के लिए। 65,500 का जो आपने स्टॉप लॉस बताया, तो वो स्टॉप लॉस लगा कर रखे? हाँ, उसको रख सकते हैं। ओके, 65,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और जो इमीडिएट इनका पहला टारगेट है 68,000 का, 68,000 का, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं रमेश है, राजस्थान से। ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, काफ़ी वॉलेटाइल है, आज अच्छी तेजी दिख रही है लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ट्रेडिंग कैसे करें? क्या ट्रेडर्स इस मार्केट में पैसे बना रहे हैं, और आपका आउटलुक क्या है पूरे ओवरऑल ग्वार मार्केट पर? देखिए, ग्वार का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा साइडवेज लगता है मुझे लगता है कि जो ग्वार सीड है वो 6200-6500 की रेंज में रहना चाहिए, और अगर 6500 के स्तर के ऊपर सस्टेन कर जाता है विश्वमोहन जी, तो एक बार फिर 6700 तक का दाम और देखने को मिलेगा। हालांकि आज अपर सर्किट में बंद हुआ है तो 6700 के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बट नीचे में अगर 6200 का लेवल मिलता है तो वहां खरीदारी जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, यानी 6200 का लेवल दिखे तब आप ग्वार सीड में खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। अगले कॉलर है रोहन है, रायपुर से। जिंक में क्या लग रहा है? बिटूपन आपसे जानना चाह रहे हैं। जिंक में हालांकि आज गिरावट काफ़ी दिख रही है ओवरऑल पूरे ही बेस मेटल्स में, लेकिन जिंक सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। क्यों ये गिरावट आई है और आपको कितना लग रहा है, और कितनी गिरावट आएगी जिंक में? जिंक में देखिए पहले तो जिंक भी अच्छा खासा रैली किया था, सबसे ज्यादा वन ऑफ द मतलब जिसमें सबसे ज्यादा रैली भी आया था, 320 के आसपास भी पहुंच गया था प्राइस। तो अभी काफी करेक्शन कर रहा है, 268 के आसपास चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये और नीचे गिर सकता है। इंट्राडे में देखेंगे तो यहाँ से और 5-6 रुपए गिर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन 245-250 लेवल पॉसिबल है जिंक में। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन पुल बैक में ही आपको बेटर रहेगा। एनी ऑफ द बेस मेटल्स, आप कॉपर पकड़ लीजिए, जिंक लीजिए, लेड या निकल कहीं भी देख के रहिए, तो यहाँ पे सेल ऑन पुल बैक इज द बेस्ट आइडिया।
ओके, यानी आपको यहाँ पर गिरावट की ही संभावना ज़्यादा लग रही, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, सब में जब भी आप पुल बैक मिले ऊपर की तरफ बेचने की ही कोशिश करनी चाहिए। और जिंक का जो नीचे का टारगेट दे रहे हैं 245 का। राजीव जी, आपका आउटलुक बेस मेटल्स को लेकर? सारे ही काउंटर्स में काफ़ी गिरावट दिख रही है। जिंक तो 3% नीचे है, कॉपर 1.5% नीचे है, लेड में भी करीब करीब 1% की गिरावट है। क्या लग रहा है बेस मेटल्स में और गिरावट बढ़ेगी? और अगर ट्रेडर्स को अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे तो किस साइड की देंगे? आप भी बेचने की सलाह देंगे? और कौन सा टॉप पिक होगा बेस मेटल्स में आज के लिए? विश्वमोहन जी, सभी बेस मेटल्स ने काफी सब्सटेंशियल, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया है। जैसे आज कॉपर ने 730 के स्तर के नीचे लगातार ट्रेड किया मॉर्निंग सेशन से और अभी तक, तो ये एक वीकनेस के साइन लग रहे हैं। हो सकता है कॉपर आने वाले समय में 705 का स्तर भी छुए, तो कॉपर भी काफी वीक लगता है। निकेल अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, जो कि अराउंड 1470 का है विश्वमोहन जी, हालांकि उससे थोड़ा सा 20 रुपए ऊपर है, बट 1470 के नीचे डेली चार्ट्स पे काफी वीकनेस हो जाएगी निकेल के काउंटर में। और थर्ड काउंटर मुझे जो जिंक है, जिंक काफी कमजोर लग रहा है। जिंक में लगातार हम बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। 327 के स्तर से लगातार बाजार जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन दिखा रहा है। मुझे लगता है जिंक जो है नीचे में फिसल कर 255 तक भी नीचे में गिर सकता है। तो जिंक को थोड़ा सा भी उछाल देखने को मिले 267-68 का, तो बिकवाली का कंटेंडर की तरह चुन सकते हैं। ओके, यानी जिंक में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद लग रही है। और बिटुपन ने भी कहा है कि 245 रुपए नीचे की तरफ आ सकता है। हालांकि पुल बैक जब ऊपर की तरफ मौका मिले तो कोशिश करें वहां पर बेचे। चलिए नेचुरल गैस को देख लेते हैं। यहाँ भी 4.5% के आसपास की गिरावट MCX पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कमजोरी है। राजीव जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में? क्या और गिरावट बढ़ेगी? और 375 रुपए के आसपास MCX पर भाव है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस ने आज गैप डाउन ओपनिंग दिया है और गैप डाउन के बाद बाजार जो है लगातार अपना लो ब्रेक कर रहा है नीचे में। मुझे लगता है गिरावट और गहरा सकती है इसकी, और बाजार नीचे में 372 370 तक के स्तर तक नीचे फिसल सकता है। अराउंड 379 380 के आसपास में भी बिकवाली की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 384। ओके, यानी एनजी को भी बेचकर ही जाने की सलाह। 371 का टारगेट दे रहे हैं। बिटुपन, आप क्या मानते हैं नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में थोड़ा सा आज भी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से जो राजीव ने बताया, थोड़ा सा पुल बैक में ही बेचना बनेगा। और यहाँ पे भी फिलहाल 378 के पास करंट भाव चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे या 382 83 के आसपास अगर पुल बैक आता है तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा रखना चाहता हूँ 86 87 के आसपास। 87 इज अ बेटर वन। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और गिर सकता है 370 372 या उसके नीचे भी आ सकता है एक बार मार्केट। तो सेल ऑन पुल बैक आप नेचुरल गैस में कर सकते हो। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में थोड़ा साइडवेज रहेगा इधर। फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन जब एनर्जी क्राइसिस में थोड़ा सा आजकल वेन हो रहा है, जिसके कारण अभी थोड़ा क्रूड ऑयल में भी प्रेशर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन इंट्राडे में आपको सेल ऑन राइज बन सकता है। ओके, इंट्राडे के लिए आप बेचने की सलाह है। 372 373 का टारगेट बिटुपन दे रहे हैं। 371 का राजीव जी ने भी दिया है। क्रूड ऑयल यहाँ भी गिरावट बढ़ती जा रही है। MCX की अगर बात करें तो करीब करीब 2% नीचे है, 5,860 रुपए के आसपास। बिटुपन, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में गिरावट और बढ़ेगी क्या? कच्चे तेल में देखिए भी फिलहाल जो अभी एक रेंज था क्रूड ऑयल में नाइमेक्स में 70 और अभी 60 के आसपास चल रहा है। थोड़ा यहाँ से 50 सेंट्स के नीचे एक थोड़ा सा मॉडरेट सपोर्ट है। यहाँ पे क्या होगा कि यूएस मार्केट खुलने से शायद एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए इंट्राडे में। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्रूड ऑयल में थोड़ा सेल ऑन राइज बन सकता है इंट्राडे ओनली। और जो हम लोगों ने बहुत पहले से बात किया था कि देखिए बैंक ऑफ अमेरिका ने जो क्रूड ऑयल के टारगेट बढ़ाए थे $100 $120 के बारे में बताया, तो वो टारगेट अभी तक चेंज नहीं हुए। ये एक मॉडरेट करेक्टिव फेज है और ये करेक्टिव फेज में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से एक पुल बैक जब मिलता है यूएस मार्केट खुलने से, मेरे हिसाब से थोड़ा सा 59 40 50 ये सब के लेवल के आसपास या 30 ये सब के लेवल पे आसपास आप लोग बेच सकते हो। और नीचे 58 80 का आपको मिल सकता है या 58 50 का लेवल नीचे। यानी 5,880 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं जब भी आपको पुल बैक मिले। राजीव जी, फटाफट, वक्त कम है, 20 सेकंड में बता दीजिए कच्चे तेल पर आपकी राय। मेरी भी कॉल मोरलेस बिटुपन जी की जैसी है। 59 55 के आसपास बेचना चाहिए 5990 के स्टॉप लॉस से। 5900 से 58 50 के टारगेट रख सकते हैं। दो टारगेट 5900 50।
ओके, यानी दोनों ही एक्सपर्ट को लगता है कि यहाँ से बेचकर ही जाना चाहिए। कच्चे तेल में नीचे का लेवल आपको दिख सकता है। शुक्रिया बिटूपन आपका, राजीव जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और कॉलर्स के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।